रात का समय था, तकरीबन 9 बजे। एक गाड़ी जंगल के रास्ते गुजर रही थी। उसमें सवार 5 दोस्त कहीं दूर पहाड़ों पर घूमने जा रहे थे। सुमित गाड़ी चला रहा था और सभी इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अच्छा है तुम सबने घूमने के लिए वक्त निकाल लिया, वरना यार घर में रहकर तो मैं बोर ही हो रही थी। हाँ यार, फाइनली हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। हाँ यार, हमारी ट्रिप हर बार राजीव की वजह से ही कैंसिल होती है। सही कहा तुमने, ऐसा हमारे साथ कहीं जाना ही नहीं होता। पता नहीं ऐसा कहाँ बिजी रहता है। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। तुझे तो पता है ना कि मुझे अपनी जॉब भी करनी होती है, वो बस इसीलिए है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। सब गाड़ी में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी चलो कुछ खाना खा लेते हैं, वहाँ ढाबा है। हाँ चलो। सभी गाड़ी से उतरकर ढाबे पर खाना खाने जाते हैं। भैया मेरा खाना नहीं आया। हाँ जी मैडम जी, आपकी ये प्लेट अलग रह गई थी, मैं अभी आया। उसके बाद सभी खाना खाते हैं और खाना खाकर गाड़ी में बैठकर दोबारा होटल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक रिया को अजीब सा महसूस होता है। 1 मिनट रुको रुको, जल्दी गाड़ी रोको। क्या हुआ रिया? रिया देखती है कि उसे कोई मामूली नहीं बल्कि खून की उल्टी हो रही थी। ये देखकर रिया को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं कहती। और जब वह ठीक महसूस करती है, तुम ठीक तो हो ना रिया? हाँ शायद बस मोशन सिकनेस हो गई होगी। हाँ, हवा पानी चेंज होता है इसलिए ऐसा होता है। चलो अब चलते हैं, वैसे भी हम होटल पहुंचने वाले हैं, वहां जाकर तुम रेस्ट कर लेना। सभी गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ी देर बाद होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई थी। होटल में सब अपना अपना कमरा ले लेते हैं। रिया और स्नेहा ने एक रूम लिया था। सभी को भूख लगी थी, सब खाना खाने चले गए। लेकिन रिया का सिर जरा घूम रहा था, उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। तो राजीव उसके पास आता है। क्या बात है रिया, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? बस राजीव, मेरा मन नहीं कर रहा, तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। अच्छा ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ? इतना कहकर राजीव वहां से चला जाता है। अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। रिया को नींद नहीं आ रही थी, वह करवटें बदल रही थी। मुझे मेरा शरीर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। क्या हो रहा है मुझे? रिया के शरीर में भारीपन महसूस हो रहा था, मानो उसके शरीर पर किसी ने ढेर सारा बोझ रख दिया हो। जैसे तैसे वह बाथरूम पहुंचती है और मिरर में खुद को देखने लगती है। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे छाए हुए थे और उसके शरीर में कमजोरी छाई हुई थी। एक ही दिन में मेरी आंखों के नीचे इतने काले गड्ढे छा गए, जरा मुंह धो लेती हूँ। लगता है मेरा वहम था शायद। तुम्हारा स्वागत है। रिया उसे देखकर बहुत डर जाती है और वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज मानो गले में ही अटक गई हो।
वह चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, तभी वह बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है, क्या बात है रिया, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे पहुँची? कैसे पहुँची क्या मतलब? तुम रात को यहीं तो सो रही थी, तुम्हें क्या हो गया है? पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे बेचैनी हो रही है। अच्छा तुम हमारे साथ चलो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसे कब तक कमरे में बैठी रहोगी? हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, चलो ना। क्या पता बाहर घूमने के बाद तुम्हें अच्छा लगे। और क्या तुम्हें नाश्ता नहीं करना? मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, और खाने का तो मेरे सामने नाम भी मत लो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा मूड बदल जाए तो मुझे बता देना। स्नेहा वहां से चली जाती है और रिया कमरे में खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। रिया अब पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी। वह बस एकटक नजरें गड़ाए खिड़की से बाहर देख रही थी। पूरा दिन गुजर जाता है, न तो उसके मुंह से एक शब्द निकला था और ना ही वह अपनी जगह से हिली थी। सभी वहां पर मौजूद थे और उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम ही पूछो रिया से कि उसे क्या हुआ है। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें ज्यादा बेहतर पता होगा। रिया, तुम्हें हुआ क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कल रात से तुमने कुछ खाया भी नहीं। चलो खाना खा लो। देखो, मुझे ना रिया की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये कल से कुछ अजीबोगरीब व्यवहार कर रही है। हमें घर वापस चलना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब से रिया यहाँ आई है, इसने ना तो कुछ खाया है और ना ही इसकी हालत ठीक है। तुम सही कह रहे हो दोस्तों, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। हम अभी वापस चलते हैं। अंधेरी रात के तकरीबन 12 बजे सभी गाड़ी में अपने घर की तरफ जंगल के रास्ते से जा रहे थे। गाड़ी में भी रिया का वही बर्ताव था। वह बस एकटक गाड़ी के बाहर देख रही थी और किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। लंबा सफर तय करने के बाद सभी सबसे पहले रिया के घर पहुंचते हैं। बेटा, तुम सब इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आंटी जी, रिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए हम आज ही वापस आ गए। रिया को क्या हुआ? क्या हुआ रिया? हाँ, वह तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं अंकल, रिया ना तो कुछ खा पी रही है और ना ही किसी से बात कर रही है। ये जानकर रिया के माता पिता को बड़ा अजीब लगता है। रिया बिना किसी से बोले चुपचाप अपने कमरे में जाती है और लेट जाती है। उसके माता पिता उसके कमरे में जाते हैं। रिया बेटा, क्या हुआ तुम्हें? लगता है थक कर सो गई है, अभी इसे आराम करने देते हैं। सुमन और रमेश कमरे से बाहर जाते हैं और उनके जाते ही रिया अपनी आंखें खोल लेती है और बिस्तर पर बैठकर बड़े अजीब तरीके से दीवार को घूरने लगती है। आखिर क्या था जो रिया के साथ ऐसा हो रहा था? अगले दिन सुबह रिया बिल्कुल गुमसुम डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। बेटा, तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तुम सब रात को अचानक ऐसे घर वापस क्यों आ गए? बेटा जरा आराम से खाओ। हाँ, मुझे और खाना चाहिए। ये तो रिया के कमरे से आ रही है। हाँ, चलकर देखते हैं। दोनों दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं कि रिया जोर जोर से अपने सिर को दीवार में पटक रही थी। बेटा तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ बेटा, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ। छोड़ दो मुझे, जाने दो। रिया के माता पिता बड़ी मुश्किल से उसे रोकते हैं और रिया के सिर से बहुत खून बह रहा था।
उसे उसी समय अस्पताल लाया जाता है। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी को क्या हुआ है? देखिए, हमने कुछ टेस्ट किए हैं, फिलहाल तो सब ठीक है। लेकिन वो ऐसी हरकत क्यों कर रही थी? देखिए, वो तो आपको उनसे ही पूछना होगा कि उन्हें ऐसी क्या परेशानी है जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। सुमन और रमेश रिया को घर वापस ले आते हैं। रिया अपने कमरे में थी। तब पता नहीं हमारी बच्ची को क्या हो गया है, बिल्कुल ही अलग रूप हो गया है उसका। हाँ, इतनी कमजोर हो गई है और अजीब और गरीब हरकतें भी करने लगी है। ट्रिप पर जाने से पहले तो सब ठीक था, लेकिन जब से वहां से वापस आई है तब से ऐसा हो रहा है। हमें एक बार जाकर रिया से बात करनी चाहिए। हाँ। रमेश और सुमन दोनों रिया के कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके माथे पर पसीना आ जाता है। रिया ने एक बिल्ली को चाकू से बेरहमी से मार दिया था और वह बहुत जोर जोर से हंस रही थी। ये सब देखकर रिया के माता पिता बहुत डर जाते हैं। तब सुमन रिया के दोस्तों से मिलती है और उन्हें सारी बात बताती है। क्या कहा आंटी, रिया के साथ ऐसा हो रहा है? हाँ बेटा, देखो ना, वहाँ जो कुछ भी हुआ है मुझे सच सच बताओ, क्योंकि मुझे आम लक्षण नहीं लग रहे। हमने उसके सारे टेस्ट करवा लिए, सब नॉर्मल है। पता नहीं आंटी, हम जब जा रहे थे तब तक तो सब ठीक था, लेकिन वहां जाने के बाद अचानक सब बदल गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। न जाने सब कैसे हुआ रिया, इतनी खूंखार कैसे हो गई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है रिया के ऊपर किसी आत्मा का साया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा, पता नहीं मेरी बच्ची कैसे ठीक होगी। अगर ऐसा है आंटी, तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम सब मिलकर इसका सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। हम आज ही किसी बाबा के पास जाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे कुछ काम है, अब मुझे जाना होगा। हाँ, मैं भी नहीं आ सकता। अमन और सुमित दोनों बाहर आ जाते हैं। सही है, हम बाहर आ गए, ऐसी मुसीबत में कौन ही पड़े। हाँ सही कहा, आत्मा का साया है, हमें ही नुकसान पहुंचा दिया तो इनसे तो हम दूर रहें तो ही ठीक है। अमन और सुमित तो इन सब में पड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन राजीव और स्नेहा अपनी दोस्त को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए वो दोनों उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। राजीव एक बाबा को लेकर आता है। ये बहुत जाने माने बाबा हैं, ये हमारी मदद करेंगे। बाबा, आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। तुम चिंता मत करो पुत्री, हम तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। कहाँ है वो? ले चलो मुझे उसके पास। सब रिया के कमरे में जाते हैं, जहां वो अपने बिस्तर पर बैठकर छत की तरफ देख रही थी। तांत्रिक बाबा उसके पास जाते हैं और रिया को एक रक्षा सूत्र बांध देते हैं। इससे आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। ये रक्षा सूत्र इसके हाथ से निकलने ना पाए। शुक्रिया बाबा। अगले दिन रिया की हालत में कुछ सुधार होता है। माँ, आपने खाने में क्या बनाया? इतने दिनों में पहली बार रिया के मुंह से निकले यह शब्द सुनकर सुमन खुश हो जाती है। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, लेकिन मुझे अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है? कुछ नहीं मेरी बच्ची, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उस दिन तो रिया की हालत में सुधार लग रहा था, लेकिन उस रात से ही फिर से रिया पहले की ही तरह अजीबो गरीब हरकत करने लगती है, जिसे देखकर सुमन बहुत दुखी हो जाती है। सुमन दोबारा उस बाबा को बुलाती है। देखिए ना, मेरी बच्ची फिर से हरकतें करने लगी है।
मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। इसे ठीक करना मुश्किल है। ऐसा मत कहिए बाबा, मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए कहीं भी जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन आप प्लीज उसे ठीक कर दीजिए ना। ठीक है, तो हमें एक यज्ञ करना होगा। ठीक रात 12 बजे आप अपनी बेटी को लेकर शमशान घाट आ जाना। कल अमावस्या की रात है, कल आखिरी मौका है। अगर कल यज्ञ ठीक से हो गया तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, वरना इसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आंटी आप चिंता मत कीजिए, कल हम सारी सामग्री ले आएंगे और अच्छे से हवन करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और रिया को मैं लेकर आ जाऊंगी। अगले दिन सुमन और राजीव पहले चले जाते हैं और दोनों तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर यज्ञ की तैयारी शुरू करते हैं। रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन स्नेहा और रिया का कोई अता पता नहीं था। अब तक वो आई क्यों नहीं? स्नेहा को कॉल करो। हाँ आंटी। राजीव स्नेहा को कॉल करता है। आंटी वह फोन नहीं उठा रही है। बहुत देर इंतजार करने के बाद स्नेहा वहां पहुंचती है, लेकिन वह जख्मी हालत में थी। आंटी माफ करना, लेकिन मैं उसे अकेले यहाँ नहीं ला पाई। उसने मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या कहा? हाँ आंटी, मुझे रिया से बहुत डर लग रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा पाई हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, समय भी निकल गया है। अब आपकी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। बेहतर होगा आप उसकी अच्छे से उसके आखिरी पलों में उसका ध्यान रखें। बाबा की यह बात सुनकर सुमन पूरी तरह टूट गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। हर रोज की तरह वह एक दिन मंदिर जा रही थी। मंदिर में प्रार्थना करने के बाद जब वह वापस लौट रही थी, तब उसे एक बाबा मिलते हैं। मैं जानता हूँ तुम अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हो। उसकी हालत ठीक नहीं है ना? लेकिन बाबा आपको कैसे पता? मैं एक सिद्ध बाबा हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया है। क्या कहा? काला जादू? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? क्या आप मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं बाबा? क्या तुम्हें किसी पर शक है? बाबा का यह सवाल सुनकर सुमन का शक सिर्फ एक ही शख्स पर जाता है, स्नेहा। लेकिन सुमन कुछ नहीं बोलती। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा, लेकिन अभी तुम्हारे पास मौका है। तुम अपनी बेटी को ठीक कर सकती हो, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता बाबा? जो काला जादू तुम्हारी बेटी पर करवाया है, उसे हटाने के लिए हमें उसे मोड़ना होगा। जिसने वह काला जादू करवाया है, वह उल्टा उसी पर चला जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो? लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। आप कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। अगले दिन इस पूजा में बहुत सारे विघ्न आएंगे। वो आत्मा तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी कि तुम अपने स्थान से उठ जाओ, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम पूजा के बीच से मत उठना, वरना अनर्थ हो जाएगा। आधी रात को सुमन और बाबा एक महायज्ञ करते हैं। तांत्रिक बाबा यज्ञ कुंड जलाकर पूजा कर रहे थे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात ध्यान रखूंगी।
बाबा ने फिर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि वहां गूंज रही थी, वैसे वैसे हवा में एक अजीब सी सरसराहट फैल रही थी। तभी कुछ देर बाद सुमन के कानों में एक आवाज पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रिया बड़ी ही गंभीर हालत में रोती हुई उसकी तरफ आने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई शक्ति थी जो शायद उसे वहां तक पहुंचने नहीं दे रही थी। माँ, मुझे बचा लो माँ, ये मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, मेरे पास आओ माँ। अपनी बेटी को इस तरह दर्द में देखकर सुमन वहाँ से उठने लगी। तभी तांत्रिक बाबा ने जल्दी से सुमन को रोकते हुए कहा, ये तुम क्या करने जा रही थी? वो तुम्हारी बेटी नहीं, बल्कि वही काली शक्ति है जो तुम्हारी बेटी को खत्म करना चाहती है। वो तुम्हें भरमा रही है। अपना ध्यान मत भटकने दो। तुम अभी यहाँ से खड़ी होकर चली जाती तो फिर मैं चाह कर भी तुम्हारी बेटी को कभी नहीं बचा पाता। तांत्रिक बाबा की आवाज सुनकर सुमन बुरी तरह डर गई। उस काले साए ने उन्हें छलने की बहुत कोशिश की। माँ, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। लेकिन अब सुमन के मन में बाबा की कही हुई बातें बैठ गई थी। वो अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहती थी। बाबा भी लगातार अपना यज्ञ कर रहे थे। पूरे विधि विधान से यज्ञ किया जाता है। बाबा काफी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यज्ञ में सभी आहुति देने के बाद आखिरकार यज्ञ संपन्न हो जाता है। मैंने काला जादू तो मोड़ दिया है। अब उस व्यक्ति का उससे भी बुरा हश्र होगा जो तुम्हारी बेटी का हुआ। हो सकता है कि वह अब बचे भी ना। और वहीं दूसरी तरफ रिया की हालत में भी काफी सुधार आ जाता है। अब रिया बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। माँ, मुझे पिछले बीते इतने दिनों की बातें याद क्यों नहीं है? बस तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसलिए ऐसा हुआ। वो सब छोड़ो, तुम पिछली बातें याद मत करो। अच्छा ठीक है माँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। बेटा अभी तुम आराम करो, कहीं मत जाओ। रिया अक्सर अपने दोस्तों से मिलने की बात कहती तो सुमन उसे रोक देती ताकि उसे कुछ याद ना आए। एक दिन रिया बार बार राजीव को कॉल कर रही थी। ये लड़का भी न जाने कहाँ चला गया। इतने दिन हो गए मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, मैं इसके फ्लैट पर ही चली जाती हूँ। रिया जब राजीव के फ्लैट जाती है तो काफी देर बिल बजाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। शुक्र है मेरे पास इसकी चाबी है। रिया फ्लैट का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाती है तो सामने का मंजर बिल्कुल दिल दहला देने वाला था। वहां पर राजीव की डेड बॉडी थी जो पूरी तरह सड़ चुकी थी और कीड़ों ने उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया था। ये सब देखकर रिया का हाल बहुत बुरा था। वहां पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। रिया रोते हुए घर वापस जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, राजीव के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा, ऐसा लगता है तुम्हें सब सच जान लेना चाहिए। कैसा सच माँ? रिया के साथ जो कुछ भी हुआ, सुमन उस बारे में उसे सारी बात बताती है। आगे राजीव पहले जिस बाबा को लेकर आया था, उसी बाबा की मदद से उसने तुम पर काला जादू करवाया था। उसने झूठा यज्ञ का नाटक करके तुम्हें ठीक करने का दिलासा दिया ताकि मैं कहीं और न जाऊं। और स्नेहा ने तुम्हें लाने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसे ही जख्मी कर दिया और राजीव ने इस बात का फायदा उठाया। और आंटी, मुझे लगता है स्नेहा ने झूठ बोला। वो तो चाहती ही नहीं थी कि रिया ठीक हो सके, इसीलिए उसने आखिरी मौका भी गवा दिया। मुझे भी उसकी बात पर यकीन हो गया था। मैंने उस ढोंगी बाबा पर विश्वास कर लिया। मुझे भी लगा कि अब शायद तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी, लेकिन भगवान का शुक्र है मंदिर के बाहर मैं एक बाबा से मिली जिन्होंने मुझे सब सच बता दिया और यज्ञ करके तुम्हें ठीक किया। और जो काला जादू उसने तुम पर करवाया था वो मुड़कर वापस उसी पर चला गया। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ?
पिछले 1 साल से मैं बस तुमसे यही सुन रही हूँ, तुम तलाक क्यों नहीं ले लेते उससे? अरे बाबा, चीजों में समय लगता है। तलाक लेना कोई हंसी खेल नहीं है। और मैंने तुम्हें बोला है ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो भरोसा करो ना मुझ पर। देखो राजीव, अगर मुझे पता होता कि तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आती। लेकिन अब बस बहुत हो गया। तुमने पहले भी मुझे धोखा दिया है, और अब अगर तुमने अगले महीने तक अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया तो मैं उसे हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद तो वो तुम्हें खुद ही तलाक दे देगी। इतना बोलकर रिया गुस्से में वहां से चली जाती है। राजीव समझ चुका था रिया उसका सारा पर्दाफाश कर देगी। राजीव कभी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी वाइफ अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन थी। वो तो रिया को उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जब उसे लगा कि रिया अब सारा खेल खराब कर देगी, तो उसने उसे रास्ते से हटाने के लिए वो तरीका चुना जिससे उसके ऊपर किसी को कोई शक भी ना हो। वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था। वो शादीशुदा था और तुम उससे शादी करने के लिए कहती थी। हाँ माँ, ये बात मुझे पता थी। तुम्हें पता थी, उसके बावजूद तुमने ऐसा किया? नहीं माँ, उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी पत्नी को तलाक देगा, इसीलिए मैं उससे शादी करने को कहती थी। लेकिन वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, और उसके इतने बड़े गलत फैसले की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। उसने जानबूझकर हमें गुमराह किया, क्योंकि वो इसका अंजाम जानता था कि अगर हमें सच पता चल गया तो सब वापस उसी पर जाएगा। इसीलिए उसने खूब कोशिश की कि मुझे कुछ पता न चले। सच जानकर रिया का दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन इतना बड़ा धोखा करके राजीव ने खुद ही अपना नुकसान कर लिया। वो चाहता तो नॉर्मल तरीके से बात बन सकती थी, लेकिन उसने वह रास्ता चुना जिसमें सिर्फ बर्बादी लिखी होती है।